Welcome to our new presentation on JP Infratech. This is fourth one in this series of after Reliance Communication, HDIL and Unitech. Incidentally, HDIL, Unitech और JP Infra एक ही फील्ड में है, ये रियल एस्टेट है। और इस प्रेजेंटेशन का मेन मकसद है कि जो कंपनी अभी खराब स्थिति में है उसको एनालिसिस करना, उसके प्रोस कॉन्स और उसका इतना जो कम भाव है उसमें कुछ वैल्यू है या नहीं है, इसी के लिए इसको प्रेजेंटेशन को चुना गया। तो जेपी इंफ्रा की हिस्ट्री ऐसा है, 2007 में यमुना एक्सप्रेसवे बनाने के लिए कंपनी की एसपीवी के रूप में स्थापना की गई थी, प्रमोटर जयप्रकाश एसोसिएट द्वारा, जो एक बड़ी कंपनी है। सीमेंट, रियल एस्टेट, हाइड्रो पावर वगैरह में काफ़ी उनका इंटरेस्ट है। एक्सप्रेस पे बना लिया इन्होंने 2010 11-12 में कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ इन्होंने 5 जगहों पे 6175 एकड़ जमीन का विकास के लिए और उसको रियल एस्टेट में डेवलप करने के लिए योजना बनाई। उस योजना में इनको 32,000 फ्लैट बनाने थे, 32,000 में से 12,000 फ्लैट बना दिए और कुछ उसके अलावा कुछ प्लॉट भी बेचे थे। प्लॉट भी कुछ कई सम 100 प्लॉट बेच दिए। अब बच गए जो 20,000 फ्लैट है, उसमें ये आके फंस गए। ये 20,000 फ्लैट जो है वेस्ट टाउन में, नोएडा में है, सेक्टर 128, 129, 131, 133 और 134 में है। इसी बीच जब ये लोग फ्लैट बना के दे नहीं पा रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन की खराब हो गई, बैंकों का कर्जा लिया हुआ था, तो कर्जा वो लोग ब्याज और वो सब चुकाना था, वो नहीं चुका पा रहे। उसी बीच में जगह अपना पूरा ओवरऑल जो है मार्केट में रियल एस्टेट कंपनियों की हालत खराब थी और लोन डिफॉल्ट और बैंकों के एनपीए बढ़ रहे। आरबीआई को बहुत चिंता की। आरबीआई ने फिर एक इंटरनल कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया गया कि ऐसा ऐसा करके, और इसी बीच में एक आईबीसी भी पास हो गया 2016 में। तो 17 में आरबीआई ने एक लिस्ट जारी किया तो जून में, जिसमें 12 टॉप 12 डिफॉल्टर, जिनको डर्टी डोजन के नाम से भी जाना जाता है, उनमें ये भूषण स्टील, भूषण पावर, लैक्टो स्टील, जेपी इंफ्रा, हीरा इंफ्रा, एमटेक ऑटो, एबीजी शिपयार्ड, ज्योति स्ट्रक्चर, मोनिस बाद, लंको इंफ्रा, आलोक इंडस्ट्री, स्टील, ये 12 नाम आए। इन 12 नाम में से अभी एक की प्रोसेस हीरा इंफ्रा के भी पेंडिंग है, 3 का लिक्विडेशन हो गया और बाकी सब एक्वायर हो गई है। कुछ में छोटा मोटा कुछ बचा हुआ है और कुछ इस प्रेजेंटेशन को लेने का और चुनने का एक मकसद यही है, जैसे इनमें आलोक इंडस्ट्री बहुत वैल्यू अनलॉक हुआ है। इसके रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ जब रिलायंस का और जेएमएमआरसी का, एआरसी का, तो उसके बाद से बहुत वैल्यू अनलॉक हुआ है। तो क्या अब उद्देश्य यही, क्या इसमें भी ऐसा है, संभव है या नहीं है, तो वो सब पहलू जान के अपना आपको भी अपना एनालिसिस करना, इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना, आपका अपना पैसा लगाने के पहले लगाना है नहीं लगाना, अगर फंसे हुए तो क्या करना है। 2 तरह के डिसीजन होते हैं। तो थोड़ा सा रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। ये प्रोसेस जो आईबीसी जो में प्रोसेस क्या होती है, डिफॉल्ट होने के बाद 3 तरह के उसमें जो है क्रेडिटर माने जाते हैं जो अप्लाई कर सकते हैं रिसोल्यूशन के लिए। एनसीएलटी के अंदर जो उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाया हुआ है, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं अंडर सेक्शन 8, फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सेक्शन 7 और कॉर्पोरेट एंटिटी अपने आप भी खुद अंडर सेक्शन 10 में जो अप्रोच कर सकता है, अपना डिक्लेयर कर सकता है अपने आप को इंसॉल्वेंट। प्रोसेस में एप्लीकेशन जमा होता है एनसीएलटी के अंदर, एनसीएलटी आए तो उसको रिजेक्ट करेगा, एडमिट करेगा, एडमिट कर दिया तो आगे चलेगा, रिजेक्ट हो गया तो कुछ अगर कभी भी निकालेगा तो उसको रीसबमिट करने का पॉसिबिलिटी रहता है। और एडमिट करने के बाद फौरन ही उनको आईआरपी, उसी में का पार्ट रहता है बेसिकली, आईआरपी अपॉइंट हो जाता है और उसके बाद जो कंपनी है उसका बोर्ड जो सस्पेंड हो जाता है, आईआरपी टेक्स ओवर और कम्युनिकेट करता है सबको, मोरेटोरियम चालू हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आईआरपी जो क्लेम कलेक्ट करता है, नोटिस जारी करता है कि अपने अपना क्लेम जमा करो, जो भी उसके क्रेडिटर हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, वर्कमैन हैं, और उनको फिर वेरीफाई किया जाता है। वो क्लेम वेरीफाई करके ही डिक्लेयर करता है कि लिस्ट बनाता है वो कितना टोटल क्लेम है और कितना उसका असेट है, और फिर वैल्यूएशन बीच में होता है। और जो भी क्रेडिटर हैं उनकी
उसी हिसाब से COC का कंस्टिट्यूशन होता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर का, जितना जिसका आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उसमें उसका वोटिंग पावर्स होता है। तो जेपी इंफ्रा के केस में क्या हो गया कि कर्जा इन्होंने चुकाया नहीं, और होम बायर भी परेशान थे, वो बीच में NCDRC में भी गए लेकिन उधर उनको मिला कुछ भी नहीं। तो जब ये 12 डिफॉल्टर की लिस्ट आ गई, उस समय जो बैंक है जो जिनके जो कंसोर्शियम ने इनको लोन दिया हुआ था वो भी एक्टिव हो गए। तो IDBI ने जो है इनको 8 अगस्त को NCLT इलाहाबाद में फाइल कर दिया इनका इंसॉल्वेंसी। 526 करोड़ रुपए का लोन था इनका उसके लिए। तो 9 अगस्त को अगले दिन उसकी सुनवाई हुई और जो है वो मंजूर हो गया। तो इसमें एक्चुअली CIRP 1 इसलिए बोला गया कि 3 स्टेज में 3 बार में प्रोसेस हुई। ये यूनिक केस है जेपी इंफ्रा का, तो इसी के लिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, CIRP 1, 2, 3। तो अनुज जैन को IRP बनाया गया, जो बाद में RP बन गए। तो उन्होंने सब नोटिस वोटिस जारी किए। इसी बीच में जो कुछ होम बायर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया, जो चित्रा शर्मा एंड अदर्स के नाम से अभी भी चल रही है, जो उसमें अभी आगे आएगा। तो लेकिन जब इस सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में इसको लिया तो उसने NCLT प्रोसेस पे, रेजोल्यूशन प्रोसेस पे जो है स्टे लगा दिया। फिर IDBI बैंक जो है अप्रोच किया, फिर उनको स्टे वैकेट किया गया, फिर वो प्रोसेस चालू हुई। उन्होंने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मंगाए, और उसमें जो है तीन कंपनियां जो हैं उनकी प्लान जो है ठीक ठाक मिले, जिनमें हाईएस्ट सुरक्षा ARC का था, जो कि 7,350 करोड़ रुपए का था। प्रोमोटर जयप्रकाश एसोसिएट ने भी जो है उसमें अपना डाला था एक्सप्रेशन, बट COC ने जो है सबको खारिज कर दिया। सब जो है उसकी लिक्विडेशन वैल्यू उन्होंने जो वर्कआउट की थी उससे कम थे। फिर ये जब रिजेक्ट हो गए, उसके बाद फिर एक बार जयप्रकाश एसोसिएट के जो मनोज गौड़ हैं उन्होंने फिर एक बार कोशिश किया और एक दूसरा प्लान सबमिट किया 10,000 करोड़ का। इसमें जो है ये था कि जो सुरक्षा ARC का प्लान था उससे 25% ज़्यादा था, और जो कंपनी की जो टोटल आउटस्टैंडिंग उस समय की थी 9,985 करोड़, उससे भी ज़्यादा था, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। फिर ये अलग बात है, बाद में जो है ये प्रमोटर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। जो 29A का जो है डिसीजन आ गया। उसके बाद जो है अगस्त 2007 से 2008 में ये जो है NCLT और NCDRC से कहीं पे कुछ हुआ नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा था, जो केस था वो चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बीच में जयप्रकाश एसोसिएट को जो है वो इसमें हिस्सा ले रही थी, जबकि उसका वो प्रोसेस में कुछ पार्टी नहीं था, तो उसको कुछ पैसा, ये 2,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए बोला गया। 550 करोड़ रुपए जमा किया, फिर बोला गया 1,000 करोड़, तो वो भी कुछ 750 रुपए करोड़ करीब जमा किया है। इसी बीच में NCLT जब इसमें केस में देख रही थी, उनको सब पता लगा कि जो है जेपी इंफ्रा का 758 एकड़ लैंड जो है उसको जयप्रकाश एसोसिएट प्रमोटर कंपनी ने मॉर्गेज करके लोन ले लिया। तो बेसिकली वो लैंड इसका था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए जो है इसको सुप्रीम कोर्ट जो है जयप्रकाश एसोसिएट को जो है पैसा जमा करने के लिए बोल रहा था बीच बीच में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चाहा कि फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, मगर हमको लगता नहीं कि फोरेंसिक ऑडिट वो हुआ नहीं है। IBC के हिसाब से 3 तरह के जो प्रोसेस थी उसमें तब तक उसके पहले जो है 3 तरह के वही थे जो अभी पहले डिस्कस किए, कारपोरेट डेटर हिमसेल्फ और फाइनेंशियल क्रेडिटर और ये है ऑपरेशनल क्रेडिटर। उसमें जो है होम बायर उनका भी है, सिक्योर्ड है, सब कुछ है, मगर उनको नहीं था। फिर इसमें सेक्शन 21 में IBC में जो है अमेंडमेंट हुआ, उसमें 6A सबसेक्शन डाला गया जिससे उसको रिकॉग्नाइज किया गया दे आर आल्सो क्रेडिटर, और उनका जो है जो वोटिंग में शेयर। इंसिडेंटली इस कंपनी में तो ऐसा हुआ कि जो है होम बायर का वोटिंग शेयर जो है इट वाज मच मोर देन दी वोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिनका कुछ 40, 41, 42% था,
और होम बायर का 58% के करीब था। तो फाइनली वही डिसीजन मेकर हो गए थे वर्चुअली। तो 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी इलाहाबाद को बोला कि दोबारा फिर से आप जो है सीआईआरपी शुरू कीजिए, पहला वाला तो आपका फेल हो गया, कुछ हुआ नहीं, और फिर से आपको 270 दिन का समय मिलेगा, और एफडी होल्डर को भी उसमें जो है आप जो शामिल करो, और होम बायर को भी शामिल करो सीओसी के अंदर। सीओसी का गठन हो गया। ये उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू हुआ, फिर 4 जो है ये आई हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कोटा का इंस्टीट्यूशनल एडवाइजर एनबीसीसी, क्यूब हाईवे, सुरक्षा एआरसी। तो इसके बाद उसका एग्जामिन करने के बाद वोटिंग हुआ। वोटिंग में जो होम बायर है, होम बायर ने सुरक्षा एआरसी के फेवर में वोट किया, लेकिन बैंकों ने जो है नहीं किया, तो उनके जो है 66% आए नहीं, तो इसलिए जो सुरक्षा एआरसी का जो प्रपोजल है पास हुआ नहीं। अब जब पास नहीं हुआ तो फिर जो है ये सोचा गया है कि एनबीसीसी का नंबर 2 था पोजीशन बिड, उसको वोट डालने का फैसला किया गया। उस पर जब वोट डालने गए तो फिर अगेन जो है होम बायर ने तो उसको उसके फेवर में वोट कर दिया, मगर ये आईडीबीआई बैंक जो है और दूसरे क्रेडिटर है वो नहीं चाहते थे, उनको वो पसंद नहीं था। तो वो लोग क्या किए कि हम रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट डालने के लिए एनसीएलटी के पास वो लोग गए कि उनको परमिशन दो कि हम इसको रिजेक्शन अगेंस्ट में वोट डाल दें। तो पैरेलली जो है अभी जो क्या इसमें जब सीआईआरपी 2 चल रही थी, तो सुरक्षा तो आउट हो गई, क्योंकि उसका तो हुआ नहीं। अब एनबीसीसी के साथ बातचीत शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बुलाया, और बुला के उनको बुलाने के बाद उनको बोला कि भाई आप अपना रिवाइज करो, आप अगर विलिंग हो तो इसको रिवाइज करके दिखाओ। रिवाइज करने के बाद फिर फैसला हुआ कि तीसरी बार जो है ये प्रोसेस किया जाएगा। उसमें तीसरी बार में एनबीसी सुरक्षा 2 ही पार्टिसिपेंट थे। तो फिर उसके बाद वोटिंग हुआ तो उसमें एनबीसीसी का पास हो गया 97.36% से, और सुरक्षा का जो है वो रिजेक्ट हो गया रेजोल्यूशन प्लान। उसके बाद एनसीएलटी में उसको गए पास करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, और 3 मार्च को जो है रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। अभी अप्रूव होने के समय उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था एनसीएलटी ने। इसमें डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिट था आईसीआईसीआई बैंक, 3 थे एक्चुअली, उनमें से आईसीआईसीआई बैंक ने खाली रिप्रेजेंट किया, तो उसके लिए उसमें लिखा हुआ था कि उसको जो है जितना लिक्विडेशन वैल्यू के हिसाब से जितना पैसा मिलना था उतना पैसा उसको मिलेगा। तो एनबीसीसी के ओरिजिनल प्लान में था नहीं, मॉडिफिकेशन हुआ था, इसको लेके जो एनबीसीसी चली गई एनसीएलटी में। उधर इसका डिटेल जो है दिया हुआ है, इसमें हम और बारीकी में जाएंगे नहीं। एनसीएलटी ने एनबीसीसी ने सिर्फ 120 करोड़ रुपया, वो भी मैक्सिमम 120 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ में ये पूरा जो है 10-12 हजार करोड़ का जो है बिजनेस ले लिया। बट अभी देखिए इस पर क्या डिसीजन होता है फाइनल। तो इसमें इस तरह से दिया हुआ, सबको थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है, काफी हद तक इसमें मिला है। मतलब बेसिकली हेयर कट जो बोलते हैं ना, हेयर कट इसमें नाम के लिए वो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, करीब करीब पूरा ही मिल गया। तो एनबीसी ने अपील किया, और उधर जो प्रमोटर हैं जयप्रकाश एसोसिएट, उन्होंने भी अपील किया कि वही था इशू की 120 करोड़ से मैक्सिमम 120 करोड़ में आप जो है उसको 8,000-10,000 करोड़ का जो पूरा असेट जो हैंड ओवर कर दे रहे हैं, आपका कुछ पैसा नहीं लगा खाली। तो अभी एनसीएलटी में चल रहा है मामला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था होम बायर्स का मामला। उसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए क्या लिखा है ये लोग, एनबीसीसी ने कि हम आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए देंगे, 54 करोड़ शेयर हैं, 1 करोड़ रुपए देंगे, आपके शेयर जो है खत्म हो जाएंगे उसके बाद, और प्रमोटर का तो मिलता ही नहीं है। तो अभी बहुत सारे मामले हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को डिसाइड किया कि सारे जो मामले रिलेटेड हैं सब हमारे पास ट्रांसफर कर दो, और हम उसको डिसाइड करेंगे जिससे जल्दी जल्दी ये मामला सुलझ जाए और ये खत्म हो झंझट जो है होम बायर जो सफर कर रहे थे इनसे। तो अभी रिलीफ क्या मिली एनबीसीसी को, तो लायन शेयर मिल गया, एकदम सबसे अच्छा डील मिल गया, बड़ा कम असेट्स जो है। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स को भी बेस्ट डील मिल गया। अभी डिसेंटिंग क्रेडिटर बाकी 2 छोड़ दीजिए, आईसीआईसीआई बैंक को तो अच्छा मिल गया है। अब ये देखिए अब उसमें क्या होता है
फाइनल डिसीजन में। और होम बायर्स को भी घर मिलेगा, जैसे अभी उसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। जेपी इंफ्रा के पास बहुत असेट थे, तो जो असेट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट में भी पता लगा है कि जो जिनकी सिनारियो दो वैल्यू से इन्होंने कराया, दो सिनारियो में उन्होंने जो वैल्यूएशन करके बताया फेयर वैल्यू लिक्विडेशन वैल्यू को, तो 13,000 करोड़ 14,000 करोड़ ऐसा कुछ मिला है। लेकिन जब 9,000 10,000 करोड़ कर्जा था, तो जो बाकी का वैल्यू शेयर होल्डर का होता है, तो ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर को चीट कर लिया गया और प्रमोटर को भी चीट कर लिया गया। सेम प्रमोटर मनोज गौड़ ने अपनी जो दूसरी कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर है और जयप्रकाश एसोसिएट है, उनको भी एनसीएलटी में जो है एडमिट करने के प्रपोजल मतलब कार्यवाही शुरू हो गई थी, बट उसने जो है अपना वन टाइम सेटलमेंट कर लिया। जेपी पावर का तो हो गया है और जेपी एसोसिएट का भी अभी हाल ही में एडवांस स्टेज में है, हो जाएगा। और इस केस में क्या था, क्योंकि ये शुरू हुए थे केस, आईबीसी जो एक्ट बना था ना, कोड जो नया अपने यहाँ पास हुआ था, उसमें बहुत सारी कमियां मिली और जैसे जैसे वो कमियां जो है नोटिस में आई सरकार ने अमेंडमेंट किए हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है चलती रही है। अभी इसमें 3-4 लूप होल्स हैं जो रिसोर्स प्लान अप्रूव हुआ है, तो अभी उसी के लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका फैसला होता है। मार्केट में जहां तक सवाल है, 20 सितंबर 2010 को ये 100 रुपये टच किया था, उसके बाद 40 पैसे तक गिर गया 26 मार्च 20 को। लास्ट डिविडेंड 2013 में पे किया। प्रमोटर की होल्डिंग 61% करीब है और पब्लिक की 39% है। उसमें से जो 51% प्लेस्ड है, तो बाकी करीब बचा आपका 10% के करीब प्रमोटर का है हिस्सेदारी इसमें, जो वो लूज करते हैं। और तो पब्लिक हैज टू लूज मेनली। अभी जब ये रिसोर्स प्लान पास हो गया और उसमें जो लिखा हुआ था कि सिर्फ 1 करोड़ मिलेगा पब्लिक शेयर होल्डर को, तब से जो शेयर जो एकदम धन से गिरना शुरू हो गया। उसके बाद अभी भी कभी बढ़ता है गिरता है। अभी भविष्य में क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा कि एक जो उस कंपनी को चलाने के लिए एनसीएलटी मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के लिए बोला था, वो बना लिया और जो है काम चालू हो गया है। लेकिन जब कब ये पहला घर पहले जून में देने की बात कर रहे थे, तब तक दिया नहीं है। एनबीसी जब देगी तब थोड़ा सा उसका समझ में आएगा। लेकिन शेयर होल्डर का जहां तक सवाल है, शेयर होल्डर का तो अभी कुछ है नहीं नजर, जो भी इंश्योरेंस प्लान में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कुछ नहीं मिलना है। और आगे जो है डिपेंड करेगा कि जो अपील किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। और दूसरी चीज जो है डीलिस्टिंग के बारे में जो दिया हुआ है वो बहुत क्लियर नहीं है, रिसोर्स प्लान में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और इसी तरह की स्थिति आलोक इंडस्ट्रीज में भी थी। आलोक इंडस्ट्री में डीलिस्टिंग नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा भाव आ गया बाद में उसमें। लेकिन लिखा हुआ था कि शेयर होल्डर को शेयर मिलेगा, एक के बदले एक, 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू 1 में हो जाएगा। वो सब नहीं है, शेयर मिलने की बात नहीं है इसमें, खाली 1 करोड़ रुपए देने की बात है। तो जब तक वो अगर चेंज होगा तभी कुछ मिलेगा, अगर वो चेंज होगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये था जेपी इंफ्राटेक के बारे में। अभी देखिए आपको क्या समझ में आता है। आपके बाद आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, फंसे हुए हैं उसमें, या फिर आप सोच रहे हैं कि 1 रुपया 15 पैसे 1 रुपया में या 70-80 पैसे में कुछ इन्वेस्ट करके कुछ कमा लें, तो बड़ा डाइसी है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें डिसीजन लेता है। ओके, थैंक यू। और अगर अपडेट हम लोग देते रहते हैं इन पे, जो भी कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके पास वो अपडेट्स और कमेंट्स वगैरह जो है आते रहते हैं। वो अभी जो छोटे छोटे अपडेट हैं वो सब कमेंट के रूप में देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।